हे गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी चिनुआ एचबे का एक बहुत ही फेमस नोवेल जिसका नाम है थिंग्स फॉल अपार्ट। सो द क्वेश्चन इज दैट एग्जामिन एचबेज थिंग्स फॉल अपार्ट एज अ पोस्ट कॉलोनियल नोवेल। सो ये क्वेश्चन है, तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए इस क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करते हैं। सो ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा 20 मार्क्स का, तो वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है। सो प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियो, अदरवाइज you won't be able to understand anything clearly. So let's begin. सो ये जो नोवेल है थिंग्स फॉल अपार्ट, ये एक मोस्ट ट्रस्टवर्दी नोवेल है जो हमारे सामने बहुत सारे वेरियस इशूज़, पोस्ट कॉलोनियल टेक्स्ट का जो बहुत सारे इशूज़ होते हैं जैसे कॉलोनिज्म, उन सारे इशूज़ को हमारे सामने प्रेजेंट करती हैं। एंड जो कॉलोनिज्म है ये इस नोवेल का एक मेजर थीम भी है। बट हम लोग ये भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि किस तरह से जो राइटर हैं थिंग्स फॉल अपार्ट के चिनुआ एचबे, उन्होंने जो ईबो सोसाइटी है यानी IBO ईबो सोसाइटी है, उस ईबो सोसाइटी के कस्टम और जो भी उनकी लाइफ स्टाइल थी उसके ऊपर वो लैमेंट करते हैं कि किस तरह से जब ईबो सोसाइटी के लोगों के लाइफ में वाइट मैन इंटरफेयर करते हैं, उनके लाइफ में जब वो उनका एंट्री होता है तो किस तरह से जो उनका इंटायर लाइफ है, इंटायर सोसाइटी जो है वो किस तरह से चेंज हो जाता है। तो इस पे भी जो है वो जो राइटर हैं वो लैमेंट करते हैं कि किस तरह से जो है उनकी पूरी सोसाइटी जो है वो चेंज हो गई है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो लिटरेचर होते हैं वो उन लोगों से डील करते हैं जो कभी एक समय में कॉलोनिज्म के अंतर्गत रह चुके हैं, उसे कहा जाता है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। और ये चीज़ जो है हम लोग ईजीली थिंग्स फॉल अपार्ट में देख सकते हैं, जहां हम लोग देखते हैं कि किस तरह से जो ईबो सोसाइटी के लोग हैं वो जब ब्रिटिश के अंतर्गत, तो जब वो कॉलोनाइज्ड हो जाते हैं तो किस तरह से जो भी उनके कल्चर कस्टम है वो एक नई कल्चर के साथ रिप्लेस्ड कर दिया जाता है। इस बेसिस पे हम लोग जो है इसे एक पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर कंसिडर कर सकते हैं। सो इन दिस नोवेल द ऑथर प्रूव्ड दैट कॉलोनिज्म ईदर सीज्ड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ ईबो सोसाइटी और इंटायरली रिप्लेस्ड इट विद द न्यू कल्चर। सो इस नोवेल में, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि इस जो नोवेल है उसमें हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से जो ऑथर है उन्होंने प्रूफ करते हैं कि जो कॉलोनिज्म है वो क्या करता है, तो ईबो सोसाइटी का जो कल्चर डेवलपमेंट है उसे सीज करता है और इसके साथ साथ ही उस ईबो सोसाइटी के कल्चर को, कस्टम को एक नए कल्चर और कस्टम के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है ब्रिटिश के द्वारा। एचबे जो है उन्होंने इस नोवेल को मोस्टली 3 पार्ट में डिवाइड किया है ताकि वो ये बता सके कि किस तरह से हम लोग इसे एक पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर कंसिडर कर सकते हैं, जहां उन्होंने जो ईबो सोसाइटी के लोग जो कॉलोनाइज्ड हो चुके हैं उस कंटिनेंट में, उन्हीं को मोस्टली फोकस करके इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया। इन द फर्स्ट पार्ट में, जो फर्स्ट पार्ट है नोवेल का, उसमें वो दिखाते हैं कि किस तरह से जो है वो कॉलोनिज्म के पहले नाइजेरियन पीपल की लाइफ थी, यानी कि ईबो सोसाइटी के लोगों का लाइफ जो है वो बिफोर कॉलोनिज्म कैसा था, ये जो ऑथर है वो फर्स्ट पार्ट में दिखाते हैं। एंड इन सेकेंड पार्ट में वो दिखाते हैं कि किस तरह से जब उनकी लाइफ में, उनकी सोसाइटी में जब वाइट मैन का इंटर्ड होता है तो उनकी लाइफ किस तरह से डिस्टर्ब हो जाती है, इस चीज़ को उन्होंने सेकेंड पार्ट में दिखाया है। एंड थर्डली जो लास्ट है थर्ड पार्ट, उसमें वो दिखाते हैं कि आफ्टर कॉलोनिज्म, यानी कि कॉलोनिज्म के बाद किस तरह से जो है वो लोगों का काफ़ी ज़्यादा मिजरेबल कंडीशन बन जाता है। इसके साथ साथ भी जो इस प्ले का मेन प्रोटैगनिस्ट है वो भी किस तरह से उसका एंडिंग जो है वो मिजरेबल होता है, इस चीज़ को भी उन्होंने थर्ड पार्ट में दिखाया है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इन तीनों पार्ट के बेसिस पर ही हम लोग ये एट द एंड डिसाइड करेंगे कि ये जो नोवेल है वो उसे हम एक पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर या फिर नोवेल कंसिडर कर सकते हैं। सो द फर्स्ट टॉपिक इज़ दैट, हम लोग पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं एंड देन सेकेंड एंड थर्ड डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट टॉपिक इज़ दैट कंडीशन ऑफ पीपल बिफोर वाइट मैन, यानी कि वाइट मैन के इंटर करने से पहले ईबो सोसाइटी में जो लोग थे उनका कंडीशन कैसा था या फिर सोसाइटी का कंडीशन कैसा था। जो ईबो सोसाइटी के लोग थे उनका डिफरेंट बिलीफ था, अलग अलग विश्वास थे, उनकी अलग अलग प्रथाएं थी उनकी लाइफ में, उनकी सोसाइटी में। वो लोग जो है वो मिथ के ऊपर, कहानी के ऊपर, पौराणिक जो कहानी होती है उससे विश्वास करते थे। जो पीपल है उनका अपना विश्वास था अर्थ को लेकर के, सन को लेकर के। और ईबो सोसाइटी के लाइफ में जो है, ईबो सोसाइटी के लोगों में जो है वो डेथ एक वाइटल रोल प्ले करता था। उनके पास खुद की स्टोरियाँ थी अबाउट स्टार, अबाउट मून एंड अबाउट द सन, इन सब चीज़ों के बारे में।
तो वहाँ के लोग हैं वो लोग जो है वो घोस्ट के ऊपर भी काफ़ी ब्लाइंडली बिलीव करते हैं और इवन जो है वो कोई भी क्वेश्चन नहीं करते हैं अपने फोर फादर्स से। जो फोर फादर्स यानी कि जो पूर्वज उनको जो भी फोक टेल्स की कहानी बताते हैं वो उन पे आँख मूंद कर जो है वो ब्लाइंडली बिलीव करते हैं, कोई भी उनसे क्वेश्चन नहीं करते हैं। ऐसा ईबो सोसाइटी के लोगों का कस्टम था। वहाँ पे जो है वैसा सिचुएशन था बिफोर अराइवल ऑफ द वाइट मैन। और जो मेन थे ईबो सोसाइटी के वो जो है वो मैस्कुलिनिटी के सिंबल्स थे और वही जो है वो घर का एकमात्र जो है वो अर्न का मीडियम थे, जो कमाने का साधन थे। और वहीं जो वुमेन है उनको काफ़ी ज़्यादा वीक और जो है वो हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में जो है वो जकड़ी हुई महिला कंसिडर किया जाता था उस समय की ईबो सोसाइटी में। और इसके अलावे वहाँ पे ये भी कस्टम था कि एक मैन का जो है वो बहुत सारी जो है एक से ज़्यादा वाइफ हो सकती है। एंड इस चीज़ को हम लोग इस नॉवल में ईजिली देख सकते हैं। जो इस नॉवल का मेन कैरेक्टर है ओकोनक्वा, उसकी 3 वाइफ्स थी। तो ये चीज़ भी हम लोग देख सकते हैं। एंड जो वहाँ के लोग थे ईबो सोसाइटी के जो लोग थे या फिर जो नाइजेरियन पीपल थे वो लोग जो है वो अर्थ को यानी कि मिट्टी को जो है एज अ गॉड उसे वर्शिप करते थे। एंड एट द एंड ऑफ द नोवेल हम लोग को रियलाइजेस होता है कि किस तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे जो है ईबो सोसाइटी से वैनिश हो चुकी है, ड्यू टू विच वी कॉन थिंग्स फॉल अपार्ट। और जब सब चीज़ धीरे धीरे गायब हो रही है सोसाइटी से तो हम लोग इसे जो है वो थिंग्स फॉल अपार्ट कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो सिस्टमेटिकली चल रही थी। लेकिन ये था बिफोर अराइवल ऑफ द ब्रिटिश। बट जब वो लोग इंटर करते हैं तो सारी चीज़ें जो है वो थिंग्स फॉल अपार्ट हो जाती है, यानी कि टूट टूट कर बिखर जाती है और धीरे धीरे सोसाइटी से गायब होती जाती है। सो ये जो नोवेल है हम लोग कह सकते हैं कि थीम ऑफ कॉलोनिज्म से डील करता है और इस बेसिस पे हम लोग जो है इसे एक पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर कंसिडर कर सकते हैं। अलावे भी हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो उन लोग जो है वो याम सीज़न को सेलिब्रेट करते थे, जो कि जो है वो क्रॉप्स का एक फेस्टिवल होता है। और ईबो सोसाइटी के लोग में जिन पर्सन के पास सबसे ज़्यादा धन होती थी, जिसके पास सबसे ज़्यादा वाइफ होती थी, वो जो है ये सारी चीज़ें जो है ये याम क्रॉप्स के प्रोडक्शन के ऊपर ही डिपेंड होता था। एंड उन लोगों का अपना अपना ट्राइबल कस्टम था। हर एक ट्राइब में जो है उनका अपना एक हेड होता था जो लोगों के बीच में, जो भी ट्राइब के बीच में जो प्रॉब्लम होते थे उसको सॉल्व करने का काम करते थे। सो ये सारी जो मेन कस्टम है, जो भी बिलीफ है ईबो सोसाइटी के, उनको वो लोग एक पवित्र मान करके उसको वो लोग फॉलो करते थे। सो एट द एंड जो राइटर है वो हमारे सामने ये दिखाते हैं कि किस तरह से बिफोर कॉलोनिज्म उनकी लाइफ जो है वो थी हैप्पीली, वो लोग इंजॉय करते थे हर एक मोमेंट को और हर एक ट्रेडिशन कस्टम को जो है वो किस तरह से फॉलो करते थे बिफोर अराइवल ऑफ द वाइट मैन। तो यहाँ तक था फर्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट हम लोग अब सेकंड टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जब ईबो सोसाइटी में वाइट मैन का इंटरफेरेंस होता है देन उनकी जो है वो कंडीशन किस तरह से चेंज होती है। चलिए हम लोग सेकंड टॉपिक को डिस्कस करते हैं। हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो है वो वाइट मैन का ईबो सोसाइटी में इंटरफेरेंस होता है। सो एक वाइट मैन जो है वो एबैम विलेज में इंटर करता है और जो वाइट मैन है वो उस सोसाइटी में, उस विलेज में एक बाईसाइकिल के थ्रू इंटर करता है, जिसे लोग जो है वो आयरन हॉर्स के नाम से बुलाते हैं। तो जब उसे लोग देखते हैं, जो सोसाइटी के लोग उसे देखते हैं एबम विलेज के, तो वो जा कर के अपने ओरेकल से कंसल्ट करते हैं। तब वो ओरेकल उन्हें प्रोफेसी करता है, उन्हें भविष्यवाणी करता है कि ये जो वाइट मैन है ये इस गांव के डिस्ट्रक्शन का कारण बनेगा। जिसे सुन करके उस गांव के लोग, उस सोसाइटी के लोग क्या करते हैं, उस वाइट मैन को मार देते हैं और मार करके उसकी साइकिल को जो है वो एक पेड़ से बांध देते हैं। एंड हाउएवर क्या होता है कि एक वाइट मैन जो उसे फॉलो कर रहा था वो इस सारी चीज़ों को डिस्कवर कर लेता है, जान जाता है और एंग्रीली गुस्से में आकर के क्या करता है, उस पूरे एवाम विलेज को डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ जो है वो ओबेरिका अपनी फ्रेंड ओकोनक्वा, जो इस स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट है ओकोनक्वा, उसको बताता है। और जो ओकोनक्वा है वो ओबेरिका का फ्रेंड है, यानी कि ओबेरिका ओकोनक्वा का फ्रेंड है और ये उसका फ्रेंड है। तो जो ओबेरिका है वो सारी स्टोरी, सारी इंसिडेंट जो है वो ओकोनक्वा को जाकर के बताता है। तब ओकोनक्वा जो है वो उस
विदेशी के लिए, उस वाइट मैन के लिए जो है वो थोड़ा सिंपैथी हो जाता है, बट वहीं दूसरी ओर उसे ये फील होता है कि अब जो है वो उनके हाथों, वाइट मैन के हाथों इस सोसाइटी का डिस्ट्रक्शन, बर्बादी जो है वो निश्चित है। सो बेसिकली यहाँ पे जो राइटर है, जो ऑथर हैं, उन्होंने जो है वो कॉलोनिज्म का थीम को दिखाने का जो है वो ट्राई किया है, और उन्होंने जो है वो वाइट मैन की क्रुएलिटी को भी जो है वो दिखाने का ट्राई करते हैं पोस्ट कॉलोनियल पीरियड के दौरान में। जो वाइट मैन है वो यहाँ पे लोगों के माइंड में फियर को क्रिएट करने के लिए वो वाइट मैन आया था, एंड ये इंसिडेंट दिखाता है कि किस तरह से जो है दे वेंट देयर टू मेक देम स्लेव, और वो जो वाइट मैन आ रहा था साइकिल के थ्रू, वो उन्हें स्लेव बनाने के लिए ही आ रहा था। सो इस चीज़ को जो है वो चिनुआ एचबे ने बहुत ही अच्छी तरीके से जो है रीडर के सामने प्रेजेंट किया है। तो ये था सेकंड कि किस तरह से जो है वो वाइट मैन इन लोगों की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक जो है वो क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ वाइट मैन। किस तरह से जो है ईवो सोसाइटी के लोग उन्हें एक्सेप्ट करते हैं या फिर जो उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते, उस चीज़ को अब हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। हम लोग ये कह सकते हैं, ये नोट कर सकते हैं कि कुछ जो लोग हैं वो बिल्कुल ओपन हार्टेडली जो है वो कॉलोनिज्म को एक्सेप्ट किए थे एट दैट टाइम इन ईबो सोसाइटी, और इसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो नोई है, जो कि ओकोनकोआ का खुद का बेटा है, बड़ा बेटा है। उसने खुद जो है वो वाइट मैन को एक्सेप्ट किया है, और ये चीज़ हम लोग ईजिली इस नॉवल में देख सकते हैं। जब जो है वो मिशनरीज क्रिश्चियनिटी को ऊपर जो है वो भाषण देते हैं आकर के उस ईबो सोसाइटी में, और उसे जो है एक न्यू गॉड के बारे में बताते हैं, तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। उसे ये बात बहुत ही अच्छी लगती है, और उन लोगों का जो भी वाइट मिशनरीज है उनका जो मेथड होता है वर्शिप करने का, पूजा करने का, और एक गॉड में सिर्फ बिलीव करने का, ये जो है वो नोई को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस कर देता है, और उसी का ये रिजल्ट होता है कि वो अपने माइंड को जो है वो बिल्कुल चेंज कर लेता है ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ ईबो सोसाइटी के। जो भी ईबो सोसाइटी में जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, कस्टम, बिलीफ चल रही थी, उसको वो छोड़ देता है और उनके कॉन्सेप्ट को जो है वो अपना लेता है। सो इन दिस वे हम लोग देख सकते हैं कि जो ऑथर है उन्होंने इस नोवेल में दो टाइप के लोगों को जो है हमारे सामने दिखाया है। जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप में जो है वो लोग आते हैं जिन्होंने न्यू रिलीजन के आइडिया को रिजेक्ट किया है, और वहीं दूसरी वो लोग आते हैं जिन्होंने वाइट मैन के इंटरफेरेंस को जो है वो एक्सेप्ट किया है। तो ऐसे लोगों को ग्रुप 2 की कैटेगरी में रखा गया है। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है कि किस तरह से पोस्ट कॉलोनियल कंडीशन ऑफ ईबो सोसाइटी इन नोवेल में किस तरह से जो है वो ईबो सोसाइटी का कंडीशन था, पोस्ट कॉलोनियल यानी कि आफ्टर कॉलोनिज्म का कंडीशन कैसा हो गया था। सो जो ट्रेजेडी है यानी कि जो दुख है वो तब स्टार्ट होता है जब उन ईवो सोसाइटी के लाइफ में जो है वो वाइट मैन का इंटरफेयर होता है। ये बहुत लेट हो चुका था जब ओकोनकोआ, इस नोवेल का मेन लीडर जो है वो अपने घर वापस आता है। अगर आप लोगों ने ये नोवेल पढ़ा होगा देन यू नो दैट वेरी वेल कि जो ओकोनकोआ है उसको 7 ईयर के लिए अपने होम टाउन से एग्जाइल कर दिया गया था। तो जब तक वो आता है अपने होम टाउन में तब तक बहुत सारी चीज़ें जो है वो बदल चुकी होती है। नंबर्स ऑफ पीपल जो है वो ऑलरेडी कॉलोनिज्म को एक्सेप्ट कर रहे हो चुके हैं, एंड अब उसके लिए अब ये मना करना, रेसिस्ट करना कि ऐसा मत करो, ये बिल्कुल वर्थलेस था, क्योंकि अब कोई भी जो है उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। जैसा कि ईबो सोसाइटी का कस्टम था वो बिल्कुल जो है वो रिलीजन से लिंक हो चुका था, जहाँ पे जो वाइट मैन है वो उनके लाइफ में इंटर करके उन्हें एक न्यू रिलीजन के साथ जो है वो लिंक कर दिए थे। सो मोर ओवर हम लोग ये कह सकते हैं कि क्रिश्चियनिटी के ऊपर बिलीव करना, इसका मतलब ये हुआ कि जो है अपने ये एक्सेप्ट करना कि जो भी ईबो सोसाइटी के फोर फादर्स से, जो उनके पूर्वज है, जो भी उन्होंने कहा है वो सब झूठा है, सब जो है वो लाइज है। जो भी उन्होंने फॉल्क टेल्स के बारे में, कस्टम्स, बिलीफ जो भी उन्होंने बताया वो एक सब झूठा है, अगर वहाँ के लोग जो क्रिश्चियनिटी को अपनाते हैं, और ये चीज़ उन्होंने अपना भी लिए थे वो लोग। सो एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ कि जो ईबो सोसाइटी की जो कल्चर है वो डे बाई डे फेड करने लगी, मंद होने लगी, धीमी पड़ने लगी, और वहाँ पे क्रिश्चियनिटी ने अपना घेरा कर लिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उन लोगों के बीच में क्योस, प्रॉब्लम, मिजरिंग, सफरिंग काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ गई। हालांकि एट द एंड जो थर्ड पार्ट ऑफ द प्ले है, प्ले नोवेल के जो लास्ट पार्ट है, उसमें जो ओकोनकोआ है वो खुद के सन नोई के अगेंस्ट भी जाता है, इन सब की वजह से कि क्यों वो क्रिश्चियनिटी को अपना लिया और खुद का जो ईबो सोसाइटी का कस्टम था उसके वो खिलाफ गया।
So, however, definition of post-colonial literature is not the literature that was written after colonialism, but the literature that deals with it. So, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर वो लिटरेचर नहीं है जो कॉलोनिज्म के बाद लिखा गया है, बल्कि वो लिटरेचर जो है वो उस चीज़ के साथ डील करता है, उसे हम लोग जो है वो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर कहते हैं, यानी कि उसके इम्पैक्ट के साथ डील करता है। हर एक नोवेल जिसमें जो राइटर हैं वो इफ़ेक्ट ऑफ कॉलोनिज्म की बात करते हैं, उसे हम लोग जो है वो एक पोस्ट कॉलोनियल नोवेल कंसिडर कर सकते हैं। और इन द व्यू ऑफ द डेफिनेशन वी कैन सेफली से दैट चिनुआ एचबे एक्सप्लेन इम्पैक्ट्स ऑफ कॉलोनिज्म ऑन हिज सोसाइटी, यानी वो सोसाइटी, एंड हेंस दिस नोवेल थिंग्स फॉल अपार्ट डेफिनेटली इंटरप्रेट दिस थीम ड्यू टू विच इट्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। सो आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर इजीली समझ में आ गया होगा। अगर और किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए एंड मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।